जो करेक्ट स्पेलिंग्स हैं वो देखें, एक दफा देखेंगे, 2 दफा देखेंगे, उसके बाद आपको उस वर्ड के स्पेलिंग्स कभी नहीं भूलेंगे और फिर आप प्रॉब्ली उसको एग्जाम में गलत स्पेलिंग्स नहीं लिखेंगे एटलीस्ट। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप वर्ड को गूगल में लिखें, आपके पास उसके जो मीनिंग प्रॉपर वो भी आ जाएंगे और उसके जो करेक्ट स्पेलिंग्स हैं वो भी आ जाएंगे। लेकिन जो अपनी असाइनमेंट्स होती हैं उनमें या फिर अपने होमवर्क्स होते हैं उनमें गलत स्पेलिंग बिल्कुल भी नहीं। ओके, सो कमिंग टू टुडेस लेटर, it is to your father about progress in studies, कि आपकी जो स्टडी में प्रोग्रेस जा रही है, स्टडी में आप किस पेज पे इंप्रूव कर रहे हैं, आपने उसके बारे में अपडेट करना है अपने फादर को इन द लेटर। तो पैटर्न वही है, हमारा फॉर्मेट वही है जिससे हम स्टार्ट करते हैं लेटर को। राइट हैंड साइड पे हमने सेंटर का एड्रेस लिख देना है, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल ABC आ गया, ठीक है। ये एड्रेस होता है ना आपका, हम एग्जामिनेशन हॉल यहाँ पर इसलिए लिखते हैं क्योंकि जब आप लेटर लिख रहे होंगे अपने एग्जाम में तो आप एग्जाम हॉल में बैठ कर लिख रहे होंगे, राइट। तो इसलिए हम यहाँ पर एड्रेस लिख देते हैं एग्जाम हॉल ABC और फिर डेट लिख देते हैं, 1 लाइन का स्पेस आ जाता है आफ्टर एड्रेस। फिर हमारे सैल्यूटेशन आ जाती है, इस केस में क्या है सैल्यूटेशन, माय डियर फादर, राइट। उसके बाद हम प्रोसीड करते हैं अपने लेटर के साथ। I received your letter a few days ago. अच्छा, ये जो प्रीवियस लेटर है हमने इसको रेफर क्यों किया है, क्योंकि आप अपने फादर को प्रोग्रेस से अपडेट तब करेंगे जब वो आपकी प्रोग्रेस को इंक्वायर करेंगे, राइट। तो स्पेशली एक लेटर जिसमें आप उनको अपडेट करना चाह रहे हैं अपने प्रोग्रेस के साथ, तो इट मीन्स के इट माइट हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम यू, आपसे पूछा गया कि आप अपनी जो एग्जाम में परफॉर्मेंस है उसको, उसके बारे में या अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस जो चल रही है उसके बारे में मुझे अपडेट करें। तो जब आपको फादर को रिक्वायरमेंट है फिर आपने उसके लिए स्पेसिफिकली एक पूरा लेटर लिखना है जिसमें आपने उनको ये सारी अपडेट्स दी। तो इसके लिए हम रेफर बैक करते हैं टू अ प्रीवियस लेटर जिसमें आप फादर ने आपसे सारी I received you a few days ago and felt quite at peace knowing about. तो हमने previous letter को भी यहाँ पर रेफर कर दिया and felt quite at peace. Quite at peace का मतलब होता है कुछ सुकून महसूस करना, ठीक है, अच्छा फील करना। तो you would definitely be feeling good ना जब आपको एक लेटर में बताया जाएगा क्या यहाँ पर हमने पास्ट टेंस इसलिए यूज किया क्योंकि हमने पास्ट में लेटर रिसीव किया था, फ्यू डेज अगो में, फ्यू डेज बैक लेटर जो रिसीव हुआ था ये उसकी बात कर रहे हैं हम, राइट। तो इस वजह से हमने क्या किया, हमने पास्ट टेंस यूज किया एंड फेल्ट क्वाइट एट पीस, ठीक है। ये वाली जो सिचुएशन थी फ्यू डेज अगो जब मैंने ये लेटर रीड किया था, तो दैट वाज द टाइम व्हेन आई हैड दिस फीलिंग ऑफ बीइंग एट पीस, राइट। तो quite at peace knowing about जब when everything is going good, right, तो उसके लिए आप well being का word यूज करते हैं। So knowing about the well being of all the dear members of family. अच्छा, एक बच्चे ने एक और भी मिस्टेक की हुई थी, all the family members of the family. तो ये जो फैमिली मेंबर्स ऑफ द फैमिली वाली बातें हैं ये नहीं लिखनी, आप 2 दफा क्यों मेंशन कर रहे हैं। अच्छा, या तो आप ये कर दें कि फैमिली मेंबर्स या फिर ऑल द मेंबर्स ऑफ फैमिली, राइट। और उसमें भी ज्यादा सुटेबल क्या होते हैं, मेंबर्स ऑफ फैमिली और मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली और माय फैमिली। जो फैमिली मेंबर टर्म है ये ग्रामेटिकली नहीं है, तो लेकिन अगर आप इसको लिख भी देते हैं तो कोई इतना मसला नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में लिख सकते हैं। So of all the dear members of family, I am also fine. तो अब आप क्या कर रहे हैं, आपने एक रिव्यू दे दिया है जो पहला लेटर था उसका, और अब आप अपनी वेलबींग की तरफ आ रहे हैं। आप वैसे भी तो यूजुअली लेटर इसी तरह से स्टार्ट करते हैं ना, दूसरों की हेल्थ को इंक्वायर करते हैं और अपनी हेल्थ के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर आपको दूसरों की हेल्थ के तो पता चल गया, आपने अब अपनी हेल्थ के बात की तरफ आना है। आई एम ऑल्सो फाइन and want to excuse for not being able to write back to you earlier.
अब देखिए ये लेटर रिसीव हुआ था हमें फ्यू डेज अगो, हम उसका रिप्लाई कर रहे हैं आफ्टर फ्यू डेज, मतलब कुछ दिन के बाद रिप्लाई कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हमें एक्सक्यूज करना चाहिए फ्रॉम आवर डैड के हमने इसका रिप्लाई लेट क्यों किया, क्योंकि ये अगेंस्ट कर्टेसी होता है ना कि आप किसी लेटर का रिप्लाई लेट करते हैं, आप किसी एसएमएस का जैसे लेट रिप्लाई करते हैं तो आप उनसे एक्सक्यूज करते हैं ना, एक्सक्यूज फॉर नॉट बीइंग एबल टू रिप्लाई इन टाइम, ठीक है, या एक्सक्यूज फॉर द डिलेड रिप्लाई। तो लेटर का भी बिल्कुल उसी तरह से अगर आप डिले रिस्पॉन्स देंगे तो आपको एक्सक्यूज करना चाहिए, फिर चाहे वो आप अपने फादर को लेटर लिख रहे हैं या फिर कोई ऑफिशियल लेटर है। So I am also fine and want to excuse for not being able to write back to you earlier. कि जब आपका लेटर आया था मैं उस वक्त रिप्लाई बैक नहीं कर सका या कर सकी, तो इसलिए मैं एक्सक्यूज चाहती हूँ। और राइट बैक मीन्स रिप्लाइंग बैक, राइट, और लेटर के लिए राइटिंग आई एम राइटिंग टू यू, तो इस वजह से हम राइट बैक का वर्ड यूज करें यहाँ पर इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग बैक। इट just because of this action of replying back or writing back late, ठीक है, आपने जस्टिफाई करना है कि आपने लेट रिप्लाई या लेट रिस्पॉन्ड क्यों किया आपने डैड लेटर को, तो उसकी रीजन ये है कि इट हैपेंड बिकॉज ऑफ माय हेक्टिक शेड्यूल ऑफ माय स्टडी, कि जो आपकी स्टडी वो था आप उसमें एक लेटर लिखने के टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए आपके लेटर का जो रिप्लाई था टू योर फादर वो थोड़ा डिलेड हो गया, राइट। अब चलते हैं आपके लेटर की तरफ या जो पर्पस ऑफ राइटिंग है उसकी तरफ। यहाँ पर हमने सेकंड पैराग्राफ में पर्पस ऑफ राइटिंग है। तो पर्पस क्या था आपका, आपने अपडेट करना था अपने फादर को अपनी प्रोग्रेस जो आपकी स्टडीज में जा रही है उस प्रोग्रेस से, राइट। उसके लिए प्रोग्रेस भी होना जरूरी है, बाय द वे ऐसे नहीं हो सकता कि आपकी स्टडीज में कोई प्रोग्रेस हो ही ना और आप अपने फादर को अपडेट कर रहे हो प्रोग्रेस के साथ। तो इन योर लेटर यू सीम्स टू बी रियली कंसर्न्ड रिगार्डिंग माय हेल्थ एंड माय स्टडीज। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम अगेन रिफर बैक कर रहे हैं प्रीवियस लेटर की तरफ कि आप अपने लेटर में काफी कंसर्न लग रहे थे मुझे रिगार्डिंग माय हेल्थ एंड स्टडीज, ठीक है। ये दो ही चीजें इंपॉर्टेंट होती है ना, या तो हमारी हेल्थ इंपॉर्टेंट होती है व्हेन वी आर स्टेइंग अवे फ्रॉम होम, या फिर हमारी स्टडीज इंपॉर्टेंट होती है। और स्टडीज प्राइम इंपॉर्टेंस रखती है क्योंकि उसकी क्या वजह है, यहाँ पर इस लेटर के अकॉर्डिंग और हमारे बाकी भी कुछ एकेडमिक लेटर्स जो हैं उनके अकॉर्डिंग, व्हाई आर यू स्टेइंग अवे फ्रॉम होम, राइट। रीजन क्या है स्टे अवे फ्रॉम होम की, क्योंकि आप पढ़ना चाहते हैं और आप अपनी एकेडमिक्स के लिए अपनी स्टडीज के लिए हॉस्टल में स्टे कर रहे हैं, अपने घर से दूर रह रहे हैं। तो इस सिचुएशन में अगर आप अपनी स्टडीज के लिए कंसर्न नहीं रहेंगे तो फिर आपको किस चीज के लिए कंसर्न रहना चाहिए, इसके अलावा तो और कोई वजह बनती नहीं है ना। तो इसलिए पेरेंट्स का क्या कंसर्न है, आपके फादर का क्या कंसर्न हो सकता है जो पॉसिबल कंसर्न है, यू सीम्स टू बी रियली कंसर्न रिगार्डिंग माय हेल्थ एंड studies as I could not perform to the best of my potentials in the last test series conducted by the college. अच्छा, अब वो क्यों ज्यादा कंसर्न हो रहे हैं या स्पेशली कंसर्न क्यों है आपकी हेल्थ और स्टडीज के साथ, क्योंकि जो आपका लास्ट एग्जाम हुआ था कॉलेज का, जो आपके लास्ट टेस्ट सीरीज थी कॉलेज में कंडक्ट की गई, उसमें आपने अपने पोटेंशियल्स के अकॉर्डिंगली बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दी थी। जितना अच्छा आप पहले परफॉर्म करते थे उतना अच्छा आपने परफॉर्म नहीं किया था, राइट। तो ये वजह बनी कि आपके फादर को आपको प्रॉपरली एक लेटर लिखना पड़ा जिसमें उन्होंने आपसे इंक्वायर किया कि अब आपकी हेल्थ कैसी है और आपकी स्टडीज में कोई प्रोग्रेस हुई है या फिर आप अभी तक वैसे ही स्टडीज रूटीन के साथ चल रहे हैं जैसी आपकी इन एग्जाम्स में थी, राइट। तो आपने उनको बताना है ना कि मेरी अब वैसी रूटीन नहीं है, मेरे अब दोबारा रिजल्ट्स आएंगे वो ऐसे रिजल्ट्स नहीं आएंगे,
आएंगे जो रिजल्ट्स आएंगे उनमें I will perform to the best of my potentials, right? So know that midterm exam results have been announced and I have successfully secured 85% marks. या फिर आप जितने मार्क्स लिखना चाहें आप लिखने को बताएं. तो अब आप क्या जस्टिफाई करते हैं, आपको बता रहे हैं कि जो मैंने लास्ट एग्जाम या लास्ट टेस्ट पोटेंशियल्स की बेस्ट यूटिलाइजेशन नहीं की थी, मैं जितना अच्छा परफॉर्म कर सकता या कर सकती मैंने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, तो इसलिए आप फिक्रमंद थे. ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपकी जो फिक्र करने की वजह थी वो अब नहीं रही. क्यों नहीं रही? क्योंकि मैंने प्रोग्रेस स्टार्ट कर दी अपनी स्टडीज में, मैंने इम्प्रूवमेंट लानी स्टार्ट कर दी अपने ग्रेड्स में. So regarding this, you would be glad to know that midterm exams results have been announced. अब आपको सुन के खुशी होगी कि midterm results जो है वो अनाउंस हो गए हैं and I have successfully secured 85% marks. तो आपने अपने ग्रेड्स बताने कि अब आपने कितने ग्रेड्स लिए और आप यहाँ पर भी कुछ ग्रेड्स मेंशन कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप concerned regarding I could not perform to the best of my potentials, scoring only 65% in the last test series conducted by the college, right? आप यहाँ पर एक छोटा सा फ्रेज ऐड कर सकते हैं अगर चाहें तो, कंपल्सरी नहीं है. तो उसके बाद आपने अपने न्यू मार्क्स बताने, ठीक है, कि अब आपके कितने ग्रेड सिक्योर हुए. 85%. I owe this success to first of all Almighty Allah and then to your parents and support, or your parents and support and my teachers for guidance and dedication. राइट, तो अब आपने अच्छा ये अगेन ये हम क्या क्यों कर रहे हैं, ये हम आउट ऑफ क्वार्टिस मेंशन कर रहे हैं कि आप सारी की सारी सक्सेस जो है उसका क्रेडिट खुद नहीं रख रहे हैं. You are owing this success. O means you are paying credit, right? कि आप इस सक्सेस में दूसरों को भी थोड़ा सा क्रेडिट दे रहे हैं. और दूसरों को क्या, किस किस को क्रेडिट दे रहे हैं? To Almighty Allah, to your parents and to your teachers. I owe this success to first of all Almighty Allah and then to your prayers and support. उसके बाद आपके पेरेंट्स की सपोर्ट एंड प्रेयर्स आती है and teachers proper guidance and dedication. ऐसा जो टीचर्स हैं आपकी, क्योंकि प्लूरल नाउन है और उसके बाद आप इसको जेनेटिव केस में यूज कर रहे हैं, तो इसलिए आपने एस से पहले अपॉस्ट्रोफी नहीं लगानी, एस के बाद अपॉस्ट्रोफी लगानी. ठीक, और टीचर्स प्रॉपर गाइडेंस एंड डेडिकेशन. अगर आप जेनेटिव केस में नहीं लिखना चाहते तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं. प्रॉपर एंड डेडिकेशन ऑफ ऑल ऑफ माय टीचर्स, राइट. ओके, अभी हमारे एग्जाम्स की, राइट. एग्जाम्स के एक एस्पेक्ट है ना, फोर भी एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपकी डेली रूटीन जो होती है या डेली क्लास परफॉर्मेंस जो होती है, वो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है आपकी परफॉर्मेंस.
So far as my performance in regular classes is concerned, my meeting responses are appreciable. So far as my performance टीचर रिस्पॉन्स अवेलेबल है, इसका मतलब आप डेली या रेगुलर क्लासेस में अच्छे जा रहे हैं, right? So, all the lectures show good daily class quiz. होते हैं, आप उनमें भी अच्छी परफॉर्मेंस शो करते हैं और अपने लेक्चर्स को भी डेली रिवाइज करते हैं. I am also trying में चाहिए होती है, जैसे कि राइटिंग स्किल्स चाहिए होती है, आप लोगों को जरूरत पड़ सकती है टाइम मैनेजमेंट स्किल्स की. आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे भी जिनको सारा कुछ आता होगा, लेकिन पेपर में क्या होता होगा, एक या दो क्वेश्चंस रह जाते होंगे. तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं ये आपके मार्क्स पे काफी नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं. तो आपको क्या करना चाहिए एग्जाम trying to tell your dad, you're trying to convince your dad that you are by all means trying your level best to score good grades in your final terms. कि आप जो बुक्स की रीडिंग है, बुक्स के कंटेंट को ग्रैब करने के अलावा भी कुछ और एस्पेक्ट्स पे काम करें जो आपके एग्जाम्स में आपको हेल्पफुल होंगे. I'm also trying to work on few other skills. अब यहाँ पर few other skills आ गई हैं. Choice से आप उसको mention भी कर सकते हैं. In exam, right? अगर आपकी रेजोल्यूशन की तरफ आ रहे हैं रिगार्ड्स में स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना चाहें तो आप उसको थोड़ी सी यहाँ पर इंडेंटेशन छोड़ के स्पेस छोड़ के फिर लिखते हैं. Pay my best regards to everyone at home. आपने इस वाले सेंटेंस को पहले वाले पैराग्राफ के साथ मर्ज नहीं करना, इसको लाइन के बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट नहीं करना, आपने थोड़े से गैप के साथ स्टार्ट करने, जैसे न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से. और ये वर्ड पे है, प्रे नहीं है. Pay my best regards to everyone at home. फिर एक लाइन का स्पेस दे देना है बिल्कुल वैसे जैसे हमने सेंडर एड्रेस के बाद दिया था ना माय डियर फादर से पहले, तो उसी तरह एक और लाइन का स्पेस आ जाएगा यहाँ पे. योर डॉटर सन XYZ. एक लेटर आया हुआ था, उसमें एग्जाम बिल्कुल इस तरह से लिखा हुआ था. मैंने आपको ये नहीं कहा था कि आपने इस तरह से लिखना है. ये एक जनरल फॉर्मेट है जो बॉयज के लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है, गर्ल्स के लिए भी, राइट. तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया करें, मोल्ड कर लिया करें. जरूरी नहीं है कि जैसे चीजें आपके सामने बोर्ड पे लिखी गई हो आपने बिल्कुल वैसे लिखनी है. यहाँ पर रेजोल्यूशन की हेडिंग देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर पर्पस की हेडिंग देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. ठीक है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है कि यहाँ पर हम अपना पर्पस मेंशन कर रहे हैं और यहाँ एंड पर हम रेजोल्यूशन शो कर रहे हैं, फिर यहाँ पर रिगार्ड्स शो कर रहे हैं, राइट. So okay, that's all for letter. Let's let's work on few phrasal verbs.
हमने फिर से वो कवर कर दिए। Were we done with advice and advice? Sorry, pair of words. Advice and advice उसमें था भी? अब तक जो इफेक्टिव है ना? अच्छा, error ठीक है, next. Okay, so let's come up to pairs of words. You were done with affect and effect. Affect का मतलब होता है दिखावा करना, to show off something that isn't there in reality. और effect का मतलब होता है किसी भी चीज का जो impact होता है, right? कोई असर, कोई result, हम उसको कहते हैं effect. Coming towards the next one, that is fresh air is good for health. Air is a mixture of a number of gases. Coming towards heart. अच्छा, air होती क्या बात है? Air का हमारे पास एक ही मीनिंग आता है, like हवा. लेकिन अगर हम wind की तरफ जाते हैं, storm की तरफ जाते हैं, तो वो हम air की सेंस wind, storm ये air की different forms होती हैं, लेकिन air के synonyms नहीं होते हैं, right? Heart का मतलब होता है the person who is going to inherit one's property, right? तो जैसे इनहेरिटेंस होती है ना, इनहेरिटेंस में शेयर्स होते हैं, तो the person who inherits one property is one's heart. जो भी इंसान, जो भी पर्सन किसी की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकता है, उसका हायर होता है. तो children are the legitimate heirs of parents' property.
Coming to hair. Okay. Common. राइट, तो हमने यहाँ पर एस क्यों नहीं आया, क्योंकि है तो हमारे पास प्लूरल में नहीं आ रहा ना। उसकी वजह ये कि whenever you are talking about head's hair, जब भी आप अपने हेयर जो अपने हेड के हेयर होते हैं उनकी बात करते हैं तो आप उनको ऑटोमेटिकली प्लूरल कंसीडर करते हैं। उनके साथ आपने जो वर्ड अटैच करना है वो सिंगुलर होता है, वो प्लूरल नहीं होता, इसलिए हमने हेयर के साथ लुक लगाया है। अदरवाइज जब भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो उनके साथ वर्ड का प्लूरल लगाते हैं, लेकिन हेयर का प्लूरल भी हेयर ही होता है। एक्सक्यूज मी मैम, हायर की समझ नहीं आई। अच्छा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। हायर को उर्दू में वारिस बोलते हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस क्या होती है? इनहेरिटेंस वो प्रॉपर्टी होती है जो विरासत में मिलती होती है। तो जो भी जैसे किसी वो इनहेरिट होकर मिलती है। यूजुअली अगर हम लेजिटिमेटली देखें तो उसके बच्चों को मिल जाती है। तो जिस जिस इंसान ने किसी की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना होता है उस इंसान को हम हायर कहते हैं, द पर्सन हु इनहेरिट्स वंस प्रॉपर्टी, राइट। जैसे कि इफ चिल्ड्रन आर इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ देयर फादर, तो चिल्ड्रन जो होंगे वो हायर्स होंगे। सीधा एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे किसी के भी ग्रैंडफादर हैं और उनकी ओके इल्यूजन तो हमने पोएट्री में भी डिस्कस किया था। हमने बात की थी कि पोएट्री में बहुत सारी इल्यूजन होती है, बहुत सारी चीजों की तरफ रेफर किया जाता है, राइट। तो वी कैन मेक अ सेंटेंस poetry is always based on a number of illusions. जो भी पोइट्री होती है उसमें बहुत सारी इल्यूजन होती हैं। पोइट्री को तो हम इसी तरह से ऑब्जर्व करते हैं ना कि इसका सरफेस मीनिंग कुछ और होता है और इनहेरेंट या इम्प्लाइड मीनिंग कुछ और होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पोइट्री इज ऑलवेज बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ इल्यूजन्स और सॉरी इल्यूजन्स, एंड इल्यूजन इज सम ऑप्टिकल इम्पेयरमेंट, राइट। जब आप कोई चीज देख रहे होते हैं वो जिस तरह से आप देख रहे होते हैं उस तरह से नहीं होती, तो हम उसको इल्यूजन या फिर ऑप्टिकल इम्पेयरमेंट या ऑप्टिकल इल्यूजन कहते हैं। We'll discuss this word in a play of ours, a visit to a small planet. हम वहां पर इस word की discuss करेंगे। Well, so illusions वो चीजें होती हैं about which you know that you saw them wrong, right? वो visions होती हैं जिनके बारे में आपको पहले से पता होता है कि आपने उनको किसी भी चीज को गलत देखा है, right? So you can say you will make a sentence, I had an illusion of a cat sitting here just now. आप इसको इस केस में कह सकते हैं कि जब एक्चुअली वहां पर कोई कैट नहीं होती। तो दिस इज कॉल्ड illusion and illusion. Is the difference between illusion and illusion clear? So, other questions? Okay, then let's end up our class. For your assignment, you have to write a letter again to your father, giving him progress or updating him regarding progress in your studies, your academics, and you have to send it to in this group. Okay, take care now. मैम ये रिपीट कर दें दफा। 12 बोलने माइक के करीब।
12 बच्चे हो गए। जी बेटा क्वेश्चन रिपीट करें प्लीज।